अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर, और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है माहिर सेहत हैं डॉक्टर किरण फिशार समर, PNS शफा में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किरण। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा। डॉक्टर किरण, ये बताइएगा कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है इसकी जो बेसिक सिम्टम्स क्या हैं, किसी बंदे को कैसे पता चलता है कि उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? जी बिल्कुल, ज़रूर मैं आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं K21 चैनल को शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया ताकि मैं लोगों को इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में गाइड कर सकूँ कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एनीमिया के बारे में इटसेल्फ पता होना चाहिए कि एनीमिया एक्चुअली है क्या। एनीमिया के ऊपर आते हैं तो एनीमिया इज़ बेसिकली डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, यानी कि नॉर्मली जितनी भी हमारे पास HB लेवल्स होते हैं पेशेंट्स के, जैसे कि मेल्स में हमारे पास 14 से 18 ग्राम्स होता है और फीमेल्स में 12 से 14 ग्राम होता है। सो बेसिकली ये वाले जो लेवल्स हैं हमारे पास किसी भी एनी रीज़न की वजह से ये डिक्रीज़ कर जाते हैं। इसमें हमारे पास दो वजूहात हो सकती हैं, या तो ये कि प्रोडक्शन जो है वो HB लेवल्स बन ही कम रहे हैं, या फिर उनकी ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जैसे लेकिन उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे किसी बंदे को पता चलेगा कि उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है? जी बिल्कुल, अब जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि सिम्टम्स क्या होंगे, तो उसमें सबसे पहला हमारा सिम्टम ये होगा कि उनको कंजक्टिवा, यानी कि जो आंखों की सबसे नीचे वाली झिल्ली होती है वो सफ़ेद नज़र आने लगेगी। ओवरऑल जो जिस्म का जो लाल या लालीपन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा नॉर्मली, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास ये जॉन्डिस से काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है, यानी कि ओवरऑल रेडनेस ऑफ स्किन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और इस पूरे साइन को हम कहते हैं कि कंजक्टिवल पैलर अपीयर हो रही है। उसके अलावा फटीग यानी कि थकावट, इंसान जो है वो बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लगेगा, जिस तरह के अगर आप रेस्ट करके सुबह उठे भी हैं स्टिल थोड़ा सा काम करेंगे एंड अगेन यू गेट टायर्ड, यानी कि आपको बहुत जल्दी थकावट फील होगी। इसके अलावा ये कि सांस में दुश्वारी महसूस होगी। आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ हैवी काम करेंगे तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगेगा आपसे वो काम हो नहीं सकेगा। इसके अलावा यह है कि अगर आप पेशेंट को चेक करते हैं या उसको हाथ लगा के चेक करते हैं तो उसके ओवरऑल जितनी भी पेरीफ्रीज हैं, यानी कि बॉडी, हैंड्स, लेग्स हो गई, ठंडे पड़ जाएंगे। ये जैसे कि हम कह रहे थे ना कि क्योंकि सर्कुलेशन आपकी हो नहीं रही है उस वजह से ये कि ओवरऑल बॉडी पूरी ठंडी पड़ रही होगी। डॉक्टर किरण, सिमिलर सिम्टम्स तो हमें ब्लड प्रेशर जब लो होता है किसी का तब भी नज़र आते हैं, और स्किन जो पेल होने का आप कह रही हैं कि जो रेडनेस खत्म हो जाती है, जो पेल स्किन होती है, शायद आप उसकी बात कर रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो पेलनेस वगैरह भी आ रही है। इसके अलावा अच्छा हम इसके लिए कि मरीज़ को हमें पता होना चाहिए कि मरीज़ का ओवरऑल डाइट स्केड्यूल कैसा है, जैसे कि वो किस तरह की डाइट ले रहा है। उसके अलावा ये कि एक और बहुत प्रोमिनेंट साइन जो हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स में देखा गया है, उसमें ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा सीमेंट या फिर कोई बर्फ़ या इस तरह की कोई चीज़ जो बहुत उनको आयरन डेफिशिएंसी को किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करे वो खाने का दिल कर रहा होता है, तो इस तरीके के साइंस उनको अपीयर होने लगेंगे। इसके अलावा उनकी दिल की धड़कन शदीद तेज़ हो जाती है, यानी कि उनको टैकीकार्डिया हो रहा होता है। इसके अलावा अगर आप उनकी ज़ुबान देखेंगे तो हमारी रेड कलर की जो ज़ुबान है उससे बिल्कुल डिफरेंट अपीयरेंस आती है उनकी ज़ुबान की। इसके अलावा अगर आप देखते हैं उनके नेल्स की तरफ, तो नेल्स में यह है कि उनके बिल्कुल अब नॉर्मली हमारे स्ट्रेट किस्म के नेल्स हैं, तो अब वहाँ पे स्पून शेप नेल्स होंगे, यानी कि हम उनको कह रहे हैं कि चम्मच की तरह उनके नेल्स के अंदर घड़ा बन जाता है। उसको हम कह रहे होते हैं कि ब्रिटल नेल्स हो रहे हैं, जल्दी टूट रहे हैं, कोइलोनिकिया डेवलप हो रहा है, ओवरऑल उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो तकरीबन अलामात हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये पेशेंट में मौजूद हो तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें इस पेशेंट को असेसमेंट करवाने की ज़रूरत है, यानी कि उसको कोई ना कोई वर्कअप कराने की ज़रूरत है। डॉक्टर किरण, मुझे ये भी बताइएगा कि जो हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, तो क्या ये जेनेटिकली भी हो सकती है? अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एक एनीमिया जो है एक बीमारी है जो कि जेनेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली होती है किस तरह से आपकी डाइट डेफिशिएंसी हो गई, जैसे कि आपने लिया ही नहीं, आपने मीट वगैरह, चिकन वगैरह और इस तरह की डिफरेंट स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स आपने डाइट में शॉर्ट कर दिए हैं, या आप ले नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे कि हमारे पास वेजिटेरियंस हैं, इवन जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी है उसमें वेजिटेरियंस हिंदूज आते हैं। मोस्ट ऑफ माई क्लास फेलोज इवन आर हिंदूज एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी वेजिटेबल्स और मीट, बेसिकली मीट। तो मीट के ना लेने की वजह से उनको जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। तो हम थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं ये जेनेटिक है, बट आयरन डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी एनीमिया जेनेटिकली नहीं होता है, इसमें कोई ना कोई और जैसे कि इंटेस्टिनल ट्रैक यानी कि आपके हाजमे के निज़ाम की कोई पैथोलॉजी होगी, कोई बीमारी होगी, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ये कि आपने ओवरऑल डाइट में नहीं लिया है। इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो जनरल फिजिशियन है वो क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आसानी से जो है वो डायग्नोज कर पाते हैं या नहीं कर पाते? बेसिकली अगर हम मरीज़ के साइंस के ऊपर जाते हैं, उसके साइंस और सिम्टम्स को प्रॉपर्ली असेस कर लें, और सिर्फ हमारे बहुत ज़्यादा डिटेल लैब रिपोर्टिंग की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो 1 या 2 टेस्ट करवाने के बाद हम इसको असेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम इनके टेस्ट पर आते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारा टेस्ट ज़रूरी करवाना होता है वो CBC होता है, यानी कि CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, जिसमें हमारे पास HB लेवल्स आ जाते हैं। HB लेवल्स इज़ हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन। तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल से अगर डिक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है कि मरीज़ जो है वो ओवरऑल एनीमिया का पेशेंट है। अब एनीमिया में फर्दर क्लासीफाई करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें और देखनी होती हैं, जैसे कि हम ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन देखते हैं। ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसफ़र कर रहा होता है आयरन को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। उसके अलावा हम जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका टेस्ट है वो है फेरेटिन सैचुरेशन। फेरेटिन बेसिकली क्या है कि आपकी आयरन कितनी बॉडी में स्टोर्ड है उसको कैलकुलेट कर रहा होता है। अगर फेरेटिन सैचुरेशन डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मौजूद है। तो ये एक बहुत कहते हैं ना कि मेन इंपॉर्टेंट या बेस्ट टेस्ट है कि आप आराम से अपनी OPD में बैठे हुए हैं या आप जनरल OPD काम करें तो वहाँ पर आप आराम से जो है उसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट की तरफ स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम अक्सर जनरल फिजिशियंस के पास जाती हैं, डिस्कशन होती है, तो वो ये बताते हैं कि एनीमिया जो है वो एक खून की बीमारी है, खून की कमी हो जाती है, तो आप बेहतर डाइट लें। डाइट के साथ वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स भी देते हैं जिसमें विटामिन D सबसे ज़्यादा है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कौन से सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिल्कुल खून की बीमारी है। जितने भी आपके रेड ब्लड सेल्स हैं ना, रेड ब्लड सेल्स हमारे पास बेसिकली 3 किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये ओवरऑल हमारे खून में मौजूद होते हैं। 45% हमारी ब्लड का पार्ट बना रहे होते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो उसको हम एनीमिया कह रहे हैं। अब इसकी यह है कि हमें क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप पहले तो प्रिवेंशन, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी डाइट ही उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं तो वो तो बहुत अच्छे तरीका है। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट में आयरन सप्लीमेंट्स जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सक्सिनेट, वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें से अगर आप बेस्ट पूछना चाहें तो बेस्ट जो है वो फेरस सल्फेट इज़ द बेस्ट कंपोनेंट जो आप यूज़ करेंगे, और इससे ये होगा कि आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके जो आयरन लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। अगर आयरन लेवल्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं देन इट possibly increases it will increase the concentration of hemoglobin levels and that ultimately जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल को इंक्रीज़ कर देता है। आम फहम ज़बान में बताइएगा कि अभी जो आपने सप्लीमेंट्स बताएं ये कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं जो कैप्सूल की सूरत में हैं या ये किसी टैबलेट फॉर्म में है, या जो विटामिन D के अक्सर हम देखते हैं कि इंजेक्शंस होते हैं, लोग वो पी रहे होते हैं या लगवा रहे होते हैं। इस तरह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? बिल्कुल। सो बेसिकली हम जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह का हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी का पेशेंट आ रहा है तो उसमें हमने 3 तरह से क्लासीफाई करना है कि इधर पेशेंट को जो है वो ज़रूरत है कि उसको सिंपल ओरली टैबलेट्स लेनी है या ओरली सप्लीमेंट्स लेने हैं, या फिर उसका HP इतना ड्रॉप कर गया कि देन यू हैव टू आपको IV की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है, यानी कि ब्लड में लगवाने पड़ रहे हैं, इंट्रावेनसली लगवाने पड़ रहे हैं। थर्ड ये कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया तब आपको डायरेक्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना पड़ेगा। अब जो सप्लीमेंट्स पर आते हैं, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, तो सप्लीमेंट्स में हमारे पास माल्टोफेर जिस तरह से आ रहा होता है, ये मल्टीपल पूरा कंप्लीट सेटअप है जिसमें जो है वो हमारे पास मल्टीपल सारे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप IV में पूछना चाह रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट आपने देखे होंगे गायनी वार्ड्स में बेसिकली हमारे पास वीनोफर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लगवाते हैं, और उसको आम फहम ज़ुबान में कह रहे होते हैं कि काले टीके लगवा लिए। तो वो काले टीके बेसिकली क्या होते हैं कि आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप पेशेंट को लगा रहे होते हैं, और उससे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पेशेंट के आयरन लेवल्स को इंक्रीज़ कर देता है। ये सिमिलर वही है कि जिस तरह के ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और उस वक्त उनको जो आयरन डेफिशिएंसी से बचाने के लिए गाइडेंस रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, अब उसमें क्या होता है कि उनका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ओवरऑल HB लेवल डाइल्यूशन, यानी कि पानी ज़्यादा हो गया और मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स कम हो गए, तो जिसकी वजह से डाइल्यूशन हो गई है। अब डाइल्यूशन की वजह से उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, मल्टीपल जो है वो एनीमियाज डेवलप हो सकते हैं। इवन बेबीज़
इज़ ऑल्सो टेकिंग द न्यूट्रिएंट, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेबी भी ले रहा है, तो इस वजह से भी कम हो सकता है। तो तब हम वार्ड्स में फीमेल्स को जो है वो वीनोफेर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। इवन हमारे पास तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने तक के हालात आ गए हैं, यानी कि वो इस हद तक एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। पेशेंट मौजूद होते हैं हमारे पास कि हमें इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिवली करना पड़ता है मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था कि अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर रहे हैं तो क्या ये टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है? या अगर आपने जैसे बताया इसकी एक पूरी एक ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है या दोबारा भी वापस आ सकता है? बिल्कुल, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक टेम्प्रेरी कंडीशन है जो किसी भी और वजूहात की बिना पर डिवेल्प हो गई है। इट्स बेसिकली किसी न किसी इशू की वजह से डिवेलपमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट्स सेल्फ नहीं बन रही, कोई प्रॉब्लम ज़रूर डिवेल्प हो रहा है। तो इसमें ये कि इसका टाइम ड्यूरेशन है, आप प्रॉपर मैनेजमेंट कराओ, अपनी सप्लीमेंट्स लेते रहो, जो भी मतलब आपको डॉक्टर जो आपके प्रिस्क्राइब करेंगे वो सब लेंगे, देन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ जो है वो कट शॉर्ट हो जाती है, यानी कि कम हो जाता है, पेशेंट नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ एक आम फहम ज़बान में बताइएगा कि आयरन जो बेसिकली बॉडी में खून के अंदर होता है वो कितना ज़रूरी होता है? आयरन जो है वो हमारा, देखें बेसिकली आयरन ने क्या काम करना है, हेमोग्लोबिन हमारा है, 4 प्रोटीन्स उसमें लगी हुई हैं, ग्लोबिन्स 4 ग्लोबिन्स हैं और बीच में सेंट्रली एक आयरन का मॉलिक्यूल प्लेस्ड है। इसका मतलब है कि आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्ले कर रहा है कि जो है उसने ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। जितनी भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारे लंग्स में जा रही है, हमारे फेफड़ों में जा रही है, और फेफड़ों में जाने के बाद उसका ने क्या करना है कि हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है, रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करना है। जब वो रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करती है देन पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका मतलब है कि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी ये भी बताया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि चीज़ हम खाते हैं ख़ास तौर पे, और आपने कहा कि मीट जो है वो लोग नहीं लेते, उनमें ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो हमने ये देखा है कि काफ़ी हम माइनॉरिटी से हट के भी बात करें, अक्सर हम देखते हैं बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते। तो जो मीट नहीं खाते वो कौन सी जो है अल्टरनेट जो है फूड लें ताकि उनका आयरन जो डेफिशिएंसी है वो कम हो सके? अच्छा, जो हमारे माइनॉरिटी जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि वो मीट नहीं ले रहे हैं, चिकन नहीं ले रहे हैं, उसके बाद जितने भी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं यूज़ करें, तो उनको चाहिए कि वो अपने या तो सप्लीमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स ऐड करें, और सेकेंडली ये कर सकते हैं जितनी भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, स्पिनच, पालक, ब्रिंजल, जो हमारे पास बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते, बैंगन जो होता है, हाँ बिल्कुल, तो जो है वो बिल्कुल जो है बैंगन भी हमारे बच्चे नहीं ले रहे होते, तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आयरन की रिप्लेसमेंट की फॉर्म में काम कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर हम इसका मतलब निकालना खस करें तो ये होगा कि आपने सबसे पहले वेजिटेबल्स की तरफ शिफ्ट हो जाना है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन मौजूद है, तो आप उस चीज़ से कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ये कि आप अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपरली लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, बड़ा एक मिथ है, बहुत कॉमन है कि जब ख़वातीन जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कहा जाता है, जो मीट नहीं खाती ख़ासतौर पर, बहुत सारी आपको इस तरह की मिल जाएंगी, तो उनको ये कहा जाता है कि आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, उनका सूप बना के पिएँ ताकि जो है वो आयरन डेफिशिएंसी कम हो सके। जी बिल्कुल, दालें हमारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मल्टीविटामिन। बेसिकली दालें जो है हमें आयरन भी दे रहा है और उसके अलावा बहुत से मल्टीविटामिन जैसे कि फॉलिक एसिड, इस तरह के मल्टीविटामिन दे रहा है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर दालों का सूप बना के पी रहे हैं, इवन आप नॉर्मल सूप भी पी रहे हैं, तो वो भी बहुत आपकी इम्प्रूवमेंट करेगा ओवरऑल एनीमिया को सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, अभी हमने ये बात कर ली कि मीट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके अलावा सब्जियां होंगी जो खासतौर पे हरी सब्जियां हैं उनकी हम बात करें, फिर हमने कहा दालें भी हो सकती हैं। क्या कोई ऐसी खुराक हो सकती है जिससे आयरन डेफिशिएंसी हो? ऐसी कोई, हाँ देखिए, अब हमारे पास ये कि आयरन डेफिशिएंसी इटसेल्फ नहीं होती। अगर हम जैसे चाय, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि उनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, वो चाय के साथ जो है वो आयरन की टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। चाय या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना, वो मिल्क, वो जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, यानी कि जिस्म में जब हम आयरन ले रहे हैं तो उस चीज़ को कम कर रहा है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, उसमें जिस्म का हिस्सा नहीं बनने दे रहा। तो हमें यह करना चाहिए कि जब भी हम आयरन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ले रहे हो या आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो हमें सिट्रस फ्रूट्स यानी कि लेमन या फिर ऑरेंज, इस तरह के किसी जूस के साथ हम अगर वो टैबलेट्स लेंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देंगी हमारे पास ओवरऑल आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। और थोड़ा सा डेयरी आइटम्स के भी बताएं, क्या डेयरी आइटम्स जो है वो एक कोई किरदार अदा कर सकती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में?
डेयरी आइटम बिल्कुल आप जो है वो डेयरी आइटम बेसिकली आयरन के लिए प्रॉपरली नहीं करेंगे, बट ये है कि थोड़ा बहुत ओवरऑल सप्लीमेंट्स करेंगे। जब हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी होगी इसका मतलब है कि कोई और भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई जीआई का प्रॉब्लम इशू चल रहा होगा, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहेंगे। मोस्टली जो है वो आयरन डेफिशिएंसी सीलिएक डिजीज़ के साथ होती है। सीलिएक डिजीज़ उसमें जो है वो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि मल्टीपल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स ओवरऑल आपको हेल्प कर रहे होते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट में। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट? बिल्कुल बिल्कुल, हम आते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस, अगर हमारे पास जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स यानी कि हीमोग्लोबिन इतना नहीं है, जब हीमोग्लोबिन इतना नहीं होगा आपकी बॉडी में तो उससे क्या होगा कि आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि ओवरऑल वॉल्यूम बॉडी में कम हो गया। जब बॉडी में वॉल्यूम कम हुआ तो हार्ट एक्टिवली काम करेगा, एक्सेसिवली काम करेगा, वो एग्जॉस्ट भी होगा, तो आपको एरिथमियाज होंगे, टेकिकार्डिया डेवलप होगा। टेकिकार्डिया का मतलब ये कि आपकी दिल की धड़कन शदीद तेज़ होगी, आप हर टाइम जो है उस चीज़ को फील कर रहे होंगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। और सेकेंडली ये कि अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चों में ये चीज़ हो रही है तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, एक किस्म का ये कि डैमेजिंग है, बिकॉज ये कि आयरन जो है वो आपके बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शंस को मतलब किल करने में रोल प्ले कर रहा होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा रिपीटेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा ये हो सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होती है, और ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि बच्चों की जिस तरह से प्रॉपर नशोनुमा होनी चाहिए वो नहीं हो रही होती है। तो आयरन इस तरह से बच्चों की तो सेहत के लिए शदीद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वक्त पे ना किया जाए तो ये किसी और बीमारी की फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है? एक्चुअली अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट नहीं करें इसका मतलब है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप डेथ की तरफ मूव करें। क्यों? क्योंकि देखिए आपके ब्लड लेवल्स कम होते जा रहे हैं, एचबी लेवल्स कम होंगे, आप रिपीटेडली जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपके हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो आप इस सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी हैं, राइट। तो इससे यह है कि आप जो है वो अपनी लाइफ का जो स्पैन है उसको कम करो। तो वट आई सजेस्ट ये कि आप प्रॉपरली क्विकली जो है वो अपने जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि आप जल्दी से जल्दी इन तमाम इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरण फिशार साहब हमारे साथ माहिर सेहत मौजूद थी, पीएनएस शिफा में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और बड़ी डिटेल उनसे डिस्कशन हुई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर। होपफुली आप लोगों को भी इसके मुतालिक जो मालूमात आज हासिल हुई होंगी वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। इसी के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।